आप सभी को होप ऑफ डेस्टिनेशन की तरफ से मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, आज फिर हम एक साक्षात्कार के साथ उपस्थित हैं और साक्षात्कार की थीम है संघर्षों की कहानी, अबरार की जुबानी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि भारत के मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और खुद दृष्टिबाधित है। अबरार ने भी एक बीमारी की वजह से अपने आँखों की रोशनी खोई और आँखों की रोशनी खोने के बाद किस तरीके से अपने आप को इस समाज में स्थापित किया, सिर्फ अपने आप को स्थापित ही नहीं किया बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी एक मिसाल बने और अपने ही जैसे बहुत सारे दृष्टिबाधितों को आप सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका पुनर्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। अबरार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू सर, और अब सभी सामीन को सलाम, नमस्ते, आदाब, सर श्री अकाल और होप ऑफ डेस्टिनेशन का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने मौका दिया मुझे कुछ बोलने का कि मैं भी कुछ बोल पाऊँ और लोगों तक आवाज़ पहुँचे। बिल्कुल। अबरार जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि कैसे आपके आँखों की रोशनी किस तरीके से जाती रही और कौन सी बीमारी हुई जिसकी वजह से आपने अपनी दृष्टि खोई? देखिए सर, जो मेरी बीमारी थी वो रेटिना पिगमेंटोसा थी। 2008 में वो डिटेक्ट हुई थी, पता चला था रेटिना पिगमेंटोसा की वजह से। लेकिन पहले नाइट ब्लाइंडनेस भी थी 2004-05 से, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरी ब्लाइंडनेस हो जाएगी आरपी की वजह से। फिर रेटिना पिगमेंटोसा की वजह से फिर 2009 में इंदौर हैदराबाद गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि आपको आरपी है, अब अपनी पढ़ाई ब्रेल और बाकी चीज़ों से रखिए। लेकिन घर में कम होने की वजह से तो मेरी पढ़ाई फिर 12th तक ही रुक गई थी 2010 में। जी सर। फिर 12th के बाद आपने अपना सफ़र किस तरीके से जारी रखा और कैसे आपको मतलब आपने ये सोचा कि आपको खुद का पुनर्वास किया जाए, स्वयं का पुनर्वास किया जाए और स्वयं आगे बढ़ा जाए, तो कैसे आपको दिमाग में आया? देखिए सर, मेरा एक फ्रेंड था डॉक्टर मुजम्मिल, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मुजम्मिल मेरे फ्रेंड थे, पहले से फ्रेंड थे। जब मेरी ब्लाइंडनेस हो रही थी तो तब हम लोग आपस में मिले थे, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे हो रहा है। और 2010 में मेरा 12th हुआ। 2011 में मैंने कॉलेज भी ज्वाइन किया था, लेकिन ड्यू टू मेरी जो विजन है वो कम होती जा रही थी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, अपने नोट्स टेक नहीं कर पा रहा था। और फिर मैंने बिजनेस भी अपना स्टैंड किया था, लेकिन वो बिजनेस में लॉस हो गया। तो उसके बाद 2012 में दिसंबर, आज भी मुझे याद है, दिसंबर 19 तारीख को मैं 13 दिसंबर को मैं यहाँ पे पहुंचा था NIVH में। और वहाँ जाके मेरे को एडमिशन हुआ था। पहली बार मैंने वहाँ पे जाके देखा था कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, वरना मैंने अपनी होप, मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। मुझे लग रहा था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे एडजस्टमेंट कोर्स में जब मैंने एंटर किया, तो जब मुझे विकास सर मिले, जब मुझे देवीलाल सर मिले, बहुत सारे लोग मिले, तो उन्होंने मेरे पुनर्वास में, मेरे एडजस्टमेंट करने में मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। और मुझे लगा नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मेरे से बाकी लोग जो है कश्मीर में या JNK में जहाँ कहीं भी है, उनको मैं उनको मदद कर सकता हूँ। जी सर। अबरार जी, आपने जो एडजस्टमेंट का कोर्स वहाँ से किया, उसके बाद कोई और भी कोर्स आपने NIVH से किया? देखिए सर, एडजस्टमेंट कोर्स करने के बाद मैं पूना भी गया था 10-15 दिन के लिए, कॉल सेंटर ट्रेनिंग। लेकिन फिर ऑफिस मैनेजमेंट मैंने किया 2013 में।
जी। तो ऑफिस मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद ही, क्योंकि मैं जाना नहीं चाह रहा था वापस कश्मीर, क्योंकि मैंने उसी दौरान ब्रेल लाइब्रेरी और टॉकिंग बुक लाइब्रेरी एक्सटेंशन कश्मीर में स्थापित करवाया था। जो एक्सटेंशन काउंटर है, आपको पता होगा कि एक्सटेंशन काउंटर्स होते हैं NIVH के, तो वो एक्सटेंशन काउंटर हमने श्रीनगर के लिए अप्रूव कराए थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे रुकना चाहिए वहाँ पे। फिर मैंने कोर्स में ज्वाइन किया जिसका नाम है JMMT कोर्स। तो पहला कोर्स था, पहला पायलट बैच था, और ऑफिस मैनेजमेंट भी पहला ही बैच था, और JMMT में भी पहला ही बैच था, और ये 2 साल का कोर्स था। और उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को मौका मिला सीखने का, जिसमें मैनुअल थेरेपी है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, थोड़ा सा कंप्यूटर भी, और बहुत सारी चीज़ों का मुझे ज्ञान मिला। और जिसकी वजह से MBA का जो एक्सटेंशन काउंटर है वो भी स्थापित करने में मैं कामयाब हो गया। अपने कश्मीर में हमारे पास MBA का एक्सटेंशन काउंटर है। अभी 3 टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, ब्रेल लाइब्रेरीज के एक्सटेंशन काउंटर हमारे कश्मीर में, वो तभी पॉसिबल हुआ जब मैं वहाँ पे रहा। जी सर। बिल्कुल। अबरार जी, आपने बताया कि आपने NIVH से 2 साल का कोर्स लिया जिसे JMMT जैपनीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी कहते हैं, और थेरेपी का आपने थेरेपी वर्ड का यूज़ किया। तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपनी तरफ से भी बताएं कि क्या जैपनीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी क्या है, और क्या दृष्टि दिव्यांगजन जो लोग हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, क्या वो उपचार भी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल उपचार भी कर सकते, वो ट्रीटमेंट भी कर सकते, वो कोई दवाई से नहीं ट्रीटमेंट कर सकते, वो थ्रू थेरेपी। ये जो JMMT है, ये बेस ऑन चाइना और जापान का बेस है, और वहाँ से आके फिर ये इंडिया में 2013-14 में ये इस्टेब्लिश यहाँ पे हुआ, उसके ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ये पूरा हम हाथ के ही द्वारा हम लोग उस बंदे का, बंदे का जिसको भी इलाज देना हो, हाथ के द्वारा हम लोग उनके पॉइंट्स दबाते। इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का मिक्सचर होता है, क्योंकि ये पूरा मेरिडियन पे होता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि मेरिडियन जो है 14 मेरिडियंस, उस मेरिडियन के अंडर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जी। अबरार जी, क्या यह कोर्स पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित और जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हैं, दोनों लोग कर सकते हैं, दोनों तरह के लोग कर सकते हैं? बिल्कुल, ये दोनों लोग कर सकते हैं, चाहे वो दृष्टिबाधित हो या दृष्टिवान हो। दृष्टिवान के लिए तो वहाँ पे या लो विजन के लिए ये तीनों लोग कर सकते हैं, और ये हमारे NIVH में भी हो रहा है, और यहाँ अहमदाबाद में BPA में भी होता है। बिल्कुल। तो मेरी नज़र में अबरार जी, अगर ये कोर्स कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति करता है तो वह एक स्किल्ड पर्सन कहा जाएगा, उसमें एक स्किल कौशल आ जाएगा जिसका प्रयोग करके वह अपनी जीविका चला सकता है। बिल्कुल सर। तो अबरार जी, इसके बाद जब आपने कोर्स कर लिए, फिर उसके बाद अभी आप, जैसा मैंने सुना है कि आप पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हैं एज अ क्लर्क श्रीनगर में। कैसे आपका सफ़र आगे कैसे जारी रहा? कैसे इस कंपटीशन के लिए आपने तैयारी करी और कैसे इसको बीट किया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको फिर थोड़ा सा वापस ले जाता हूँ। 2015 में एक वर्कशॉप हुआ सर, और मैं एक कंपनी थी CIS करके, सेंट्रल इंटरनेट सोसाइटी, उन दिनों में NIVH में ही था, और मेरी मुलाकात पहले डॉक्टर होमियार सर से हुई थी। तो उन्होंने कश्मीर जो NVDA है, NVDA में eSpeak है, उसमें कश्मीरी लैंग्वेज ऐड करने के लिए एज ए लैंग्वेज एडिटर का मेरे को 2.5 महीने का मौका मिला था कि मैं कश्मीरी लैंग्वेज एडिट करने में हम लोग कोशिश कर रहे थे। तो उसी बीच हम लोगों ने 2015 में 15, 16, 17 जून को पहला वर्कशॉप कश्मीर में उस नवियत का, उस एटमॉस्फेयर का पहली बार कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर हमने वो वर्कशॉप किया, और इतना वो इम्प्रूव रहा। कम से कम हमने 40 से 50 विजुअली इम्पेयर्ड और लो विजन और वॉलंटियर जो थे, उनको हमने ट्रेनिंग दी कि आप NVDA, आप बाकी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी उसको कैसे चला सकते हो, और हमने किसी से फीस वगैरह नहीं लिया, वो बिल्कुल फ्री था। 3 दिन का वर्कशॉप था, और पहली बार, और सब मीडिया का उसमें बहुत सपोर्ट रहा, लोगों का सपोर्ट रहा, लेकिन वो पहला वर्कशॉप था उस नवियत का। उसके बाद मैं चलता गया,
2016 में मैंने एनेबल इंडिया के साथ टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी किया। उसके बाद एनेबल इंडिया में मैंने ट्रेनिंग भी की, कंप्यूटर टीचर ट्रेनर की ट्रेनिंग की। फिर वापस मैं कश्मीर आया। कश्मीर में मैंने फिर यही प्रोजेक्ट किया, एक एनजीओ के साथ काम किया और यही हम लोग पुनर्वास के ही ऊपर काम करते थे कि विजुअली इम्पेयर्ड जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको कैसे एक्सेसिबिलिटी जो इश्यूज है, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, वो उनको हम पढ़ाते थे, वर्कशॉप करते थे डिफरेंट जगह पे। और उसी बीच मेरे को पीएनबी से कॉल आता है। मेरा इंटरव्यू उस समय ये दिया गया, ऑनलाइन ही पूछा गया और मैंने वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया क्योंकि हम 3 लोग थे। 3 लोगों में से एक को हमें उनको लेना था और मेरी मेरिट भी हाई हुई थी और मेरा इंटरव्यू में भी मैं पास हो गया था। और फिर मैं अपने पीएनबी में मैंने फिर ज्वाइन 2016 में 4 जुलाई को किया। जी, मतलब आप क्लरिकल में अभी पीएनबी में काम कर रहे हैं एज जी, ए क्लर्क। बिल्कुल। अबरार जी, आपका जो सफ़र है वो बड़ा ही अच्छा रहा और आपने बहुत सारे संघर्षों को झेलने के बाद में बहुत कुछ स्थापित किया है कश्मीर में। अबरार जी, एक प्रश्न और है आपसे कि आप ये बताइए कि जो कश्मीर की आवाम है, कश्मीर की जनता है, जी, उस जनता में दृष्टिबाधिता को लेके जागरूकता की क्या स्थिति है? आपको जब आप दृष्टिबाधित हुए तो आपको क्या चैलेंजेस झेलने पड़े, और अभी जब आप पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तब आपको कौन से चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं? देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो यहाँ के अवाम हैं, जो यहाँ के लोग हैं, कि वो आपने सुना होगा कश्मीरी और कश्मीरियत। इसका कोई निचोड़, इसका कहीं पे कॉपी हमें नहीं मिलती है, कश्मीर और कश्मीरियत। क्योंकि जैसे कि आपको पता है स्वर्ग कहाँ जाने वाला कश्मीर, मैं वहाँ से हूँ और यहाँ पे काम करने में दिक्कत आती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैंने दिक्कत कहाँ पे देखी है, जो दृष्टिबाधित हो या और तरह के दिव्यांग लोग हो, तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ पे आती है जब आप पेरेंट्स के साथ बात करते हैं। जब पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेरेंट रेडी नहीं होते। मैं आपको 1-2 ऐसी चीज़ वाक़या बता देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे वो सुन के। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो लोकल हो, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हम लोग पुलिस से भी होते हैं या आर्मी होती है। सपोर्ट इतना मिलता है, जब आपके पास केन हो आपको हर कोई सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन जब आपके पास केन नहीं है तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, आप दृष्टिबाधित इंसान हो? कोई आपको कुछ नहीं, कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो पता नहीं चलेगा, आपके माथे पे तो नहीं लिखा है कि आप दृष्टिबाधित इंसान हो, आपको कोई प्रॉब्लम है। तो उसको देखते हुए अगर हम मार्केट में चलते हैं, मदद मिलती है। तो ऐसे हर जगह पे ऐसे हाथ में उंगलियां 5 है तो 5 एक जैसी नहीं है, कोई बड़ी है कोई छोटी है। ऐसी मार्केट में लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, खराब लोग भी मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हम लोग पुनर्वास के लिए काम करते हैं, तब हमें ज़्यादातर जो परेशानी आती है वो बस ज़्यादा पेरेंट्स के साथ आती है, क्योंकि पेरेंट्स वो विलिंग नहीं होते। पेरेंट्स कहते हैं ये तो ब्लाइंड है, ये तो विजुअली इम्पेयर्ड है, ये क्या कर सकता है। जब हम लोग उनको समझाते हैं, हम लोग उनको, या और तरह के दिव्यांग जो होते हैं, जब फिर हम उनको बताते हैं कि नहीं जी आप देखिए, मैं उनको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं बाकी जो लोग हैं जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड होके उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनकी मिसाल देके तो बहुत सारे ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड है जो कि जिन्होंने एग्ज़ाम किया या एनआईवीएच में आए, या कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ यहाँ पे मैं 2-3 ऐसे संस्था के नाम भी लेना चाहूँगा सर, अगर आपकी इजाज़त हो। तो जो उनके पुनर्वास, उनके एजुकेशन में काम करते हैं, जैसे डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उनका लर्निंग रिसोर्स सेंटर है, वहाँ पे उनके पास सत्यदेवी रिसोर्स सेंटर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसमें हमने बहुत सारा काम किया और जिससे कम से कम अभी तक 10-15 ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बच्चियाँ निकली, ट्रेन
होके जो बाकी जगह पे अभी अपना काम कर रहे हैं। और हमारी जो अभी खुद की ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं अभी ऑनरेडी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, जे&के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, हमारा यही काम होता है कि एडवोकेसी, लिटरेसी और रिहेबिलिटेशन के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। और अभी हमारा प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है, इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें हमने स्टार्ट किया ब्रेल कुरान या ब्रेल कंप्यूटर एडजस्टमेंट जैसा कोर्स है, वैसे ही और एडवांस चीज़ें जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग भी सिखाई जाएगी, जिसमें JMMT भी सिखाई जाएगी, जिसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ है वो सिखाए जाएंगे। जी अबरार जी, अभी तक आप कश्मीर में कितनी वर्कशॉप कर चुके हैं? सर अभी तक कश्मीर में देखिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड के मामले में अगर मैं कहूँ, कम से कम मैंने अभी तक 20 से 22 वर्कशॉप कर चुके हैं, जो मैं इंडिपेंडेंटली या ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और साथ ही साथ हमने 2 ऐसे कंपटीशन कराए, आपने नात सुना होगा, तो नात कंपटीशन कराए जो उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी के लोग थे। और वो नात कंपटीशन इतना बहुत चला, उस वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने फिर हमारा देखा कि इन्होंने किया और उन्होंने भी वो चीज़ शुरुआत की, और वो बहुत चला। उसमें कम से कम 50-60 डिसेबल लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसमें फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज था। ऐसे डिफरेंट तरह के वर्कशॉप किए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट क्लासेस भी किए, या कहीं पे मौका मिला सरकार के साथ बात करने को, तो वो भी हमने बहुत सारे चीज़ें की हैं सर। अबरार जी, एक प्रश्न और है आपसे जी। अभी कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए सारी दुनिया में हलचल मची हुई है कि इससे कैसे बचा जाए, तो कश्मीर में दृष्टि दिव्यांगों की स्थिति क्या है कोरोना महामारी को लेकर, और आपका जो कार्य कर रहे थे उसमें वो कहाँ तक प्रभावित हुआ है इस कोरोना महामारी को लेकर? देखिए, अगर देखा जाए, आपको पता ही होगा कि विजुअली इम्पेयर्ड टच करता है। हमें पता नहीं है कि जो कोरोना वायरस से जिनको कोरोना वायरस था, हमें नहीं पता चलेगा कि इनको था या सोशल डिस्टेंस। हमें उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको पता है कि मतलब अगर दिव्यांग लोग जो थे उनको मतलब जो वो काम करते थे किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको अभी एग्जेम्प्ट किया है ड्यूटी से, ड्यू टू इसी वजह से, क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहता है अगर हम लोग, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है किसी बंदे की साथ लेने की, तो उस बंदे को साथ लेने से हमें पता नहीं है कि जिस बंदे की हम हेल्प ले रहे हैं तो हो सकता है उसको भी कोरोना वायरस ना हो, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल अभी आ रही है। और उसी साथ साथ मैं आपको एक चीज़ भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जे&के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन श्रीनगर, उसकी वजह से हमने अभी तक 200 से 250 लोगों तक हमने घर में राशन पानी का इंतज़ाम कराया, जिनके बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो हमें ऐसे स्पॉन्सर, ऐसे लोगों ने मदद की और हम उन लोगों तक पहुंच पाए। बहुत अच्छा अबरार जी, आप काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ के काबिल है। अबरार जी, एक प्रश्न और है आपसे। जी सर। कि आप बैंक में जो काम कर रहे हैं, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड बैंक में कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि बैंक में आप किस तरीके से अपना काम करते हैं और क्या काम करते हैं? देखिए सर, बैंक में खाली लेन देन का काम नहीं होता। बहुत सारे लोग समझते हैं कि लेन देन से ही मामला चलता है, बस पैसे लो और पैसे दो, लोन देते हैं, डिपॉजिट हम करते हैं, बस वही चीज़ें। बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के पास जो उनको ये कस्टमर को परचेज करवाने होते हैं, जैसे उनके डिफरेंट FDs आती है, या नेट बैंकिंग होती है, या डिजिटल बैंकिंग होती है, या लोन में रिकवरी होती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। सबसे मेन अभी देखा गया था कि रिकवरी में विजुअली इम्पेयर्ड बहुत आगे है रिकवरी रेट पे, क्योंकि वो जो बैंक में कर्जा लेता है फिर उनको फ़ोन करना पड़ता है बार बार।
तो वो विजुअली इम्पेयर्ड, जैसे मैं अपना बोलूँगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं रिकवरी भी करता हूँ, मुझे कॉलिंग भी करता हूँ और कस्टमर्स को समझाता भी हूँ। फॉर्म वगैरह जो वो उनको भरना होता है सेविंग अकाउंट के लिए या करंट अकाउंट के लिए या किसी और अकाउंट के लिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, और डिजिटल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग, जी ये चीजें मैं, और जो उनको रिसेप्ट होते हैं या किसी को कोई क्वेरी आ गई, एफडी में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या पीपीएफ में कैसे हमें फॉर्मेलिटीज करनी है, एक तरह से मैं हेल्प यू का काउंटर में संभालता हूँ। और उसके अलावा जो भी कस्टमर आते हैं, किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो उसको किस काउंटर पे जाना है, उसको किसके साथ मिलना है, तो उनको मैं वो हेल्प करता हूँ, उनको वो चीज़ करता हूँ। और उनको डिफरेंट हेल्प मैं ऐसे बैंक में काम करते हैं। मतलब इंक्वायरी पे आप काम करते हैं, जो भी कस्टमर की इंक्वायरी है तो आप बिल्कुल उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल और कस्टमर जो है वो आपसे सेटिस्फाई भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अबरार जी, आपका सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य है। कश्मीर की आवाम के लिए आपको जो दृष्टि दिव्यांगजन है कश्मीर की आवाम में, उनके लिए आप एक सच में एक रोल मॉडल हैं, और वहाँ पे जो पुनर्वास का कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में तारीफ़ के काबिल है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज में कि वो दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए, या हम लोग अभी उनके नाम में ही उलझे हैं कि दिव्यांगजन कहें कि दृष्टिबाधित कहें, आपने उन उलझनों को हटाकर आप सिर्फ और सिर्फ जो भी दृष्टिबाधित हैं उनके लिए बेसिक लेवल पर, रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। आप बहुत ही तारीफ़ के काबिल हैं। अबरार जी, लास्ट में आप अपना एक मैसेज छोड़िए जो हमारी आम जो समाज है और जो दृष्टि दिव्यांगजन हैं और जो दिव्यांगजन और दूसरे तरीके के दिव्यांगजन हैं उनके लिए हो, और वो कुछ सीखें आपसे। देखिए सर, पहले तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि अगर आप इजाज़त दें, हमारी एक यूट्यूब चैनल भी है, अगर वो लोग उसको सब्सक्राइब भी करें, JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन JKSCA करके है, अगर आप कहें तो मैं आपको लिंक दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, वो बहुत मेहरबानी होगी विकास सर आपकी। तो मैं आपको लिंक दूंगा और लोग उसको सब्सक्राइब करें। और मैं बताना चाहूँगा जो दिव्यांग लोग हैं, आप देखिए कश्मीर में हम लोग रह रहे हैं, कभी नेट होता है, कभी मोबाइल नेटवर्किंग नहीं होती है, कभी इंटरनेट भी नहीं होता है। ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है ये तो अभी देश में चली, लेकिन लॉकडाउन में कश्मीर में जब से मैं पैदा हुआ हूँ हमने लॉकडाउन ही देखा है। मैं नहीं चाहूँगा कि क्या है क्या नहीं है, उस पीछे नहीं जाऊँगा, लेकिन आप देखिए कि डिसेबिलिटी, अगर हम लोग कहेंगे कि मैं डिसेबल हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे काम कर पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एवेन्यूज नहीं है, हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तब भी हम लोग काम कर पाते, तब भी हम लोग, देखिए मैं खुद बैंक में भी जॉब कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक पहुँचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ जिनको मदद मिले और जिनको हम लोग कुछ बताएं, कुछ सिखाएं। अगर आपको कुछ करना है, आपको बस सबसे टाइम मैनेजमेंट और अपना जो टारगेट है वो आपको करना पड़ेगा कि आपका टारगेट क्या है, आपको आगे क्या चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है या आपको बिजनेस करना है। आप अपना टारगेट बनाइए और एवेन्यूज खुद ब खुद खुलते जाएंगे। मेरे को भी जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे को भी नहीं पता था कि मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा जहां मैं डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करूंगा, स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन आज मैं डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूं। वो तभी पॉसिबल है जब मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, जब मैंने वही बात यहाँ पे आती, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो आप हिम्मत कीजिए, बिल्कुल भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं वो आपके साथ होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर इंसान ठान ले या दृढ़ निश्चय बना ले कि उसे कुछ करना ही है तो उसके लिए कैपेबिलिटी या कोई भी अक्षमता मायने नहीं रखती। आपने बहुत अच्छी बात कही और ईश्वर करे, खुदा करे कि आप अपने जो काम है आपका वहाँ तक पहुँचें।
आप अपने उद्देश्य में सफल हों। हम सभी की यही दुआएं हैं आपके साथ, और जो भी कश्मीर में डिसेबल हैं उनको उनका प्रॉपर पुनर्वास हो सके। इसी के बिल्कुल। साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल पे आए और अपना एक साक्षात्कार दिया। आपको ब- ब- बहुत बहुत धन्यवाद अबरार जी। आप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। और हमारे सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, जो सच में एक दृष्टिबाधित होते हुए भी ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो आप इनको प्रमोट करिए, इनको आगे बढ़ाइए, और ये ध्यान में रखिए कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो हम कोशिश करें और अपने समाज को परिवर्तित करने की कोशिश करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।